तो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी शेयर कर दो। हाँ वैसे मजाक को साइड में रखते हैं, अगर मतलब नॉर्मली भी बोलूँ तो यार वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन कम हो गया है। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट मैं अब से वीडियोस रेगुलर डालने वाला हूँ, तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर कर दो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। अपने ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक इंस्टा जहाँ पे मन करता है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखो हमारा जो चैप्टर है ना लॉस्ट स्प्रिंग, इसे लिखा है एनीस जंग ने, जिनका बॉर्न हुआ था 1964 में और वो राउरकेला में जन्म ली थी, ठीक है। इतना ही इनके बारे में जानो काफ़ी है। अब देखो ये जो हमारा जो पूरा चैप्टर है ना द लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज है और 2 अलग अलग लड़कों की स्टोरीज है। और हमारे चैप्टर का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग क्या हुआ। हम लोग का सीजन का सबसे ब्यूटीफुल सीजन स्प्रिंग ही होता है ना पूरे सीजन्स में, और हम लोग का जो बचपन होता है वो हमारे लाइफ स्पैन में सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है हमारे लिए, तो इसलिए ये दोनों को रिलेट किया गया है, ठीक है। ये बात को याद रखना। और इस चैप्टर में जो दोनों स्टोरीज है ना, उस दोनों स्टोरीज में ऑथर ऐसे बच्चों के बारे में बात करेगी ना जो अपनी चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते और अपने चाइल्डहुड को खो देते हैं, इसलिए इस स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो देखो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 स्टोरीज में। सबसे पहला पार्ट है, उस पार्ट का नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस स्टोरी में तुम लोग को एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है साहेब ई आलम, जो कि एक रैक पिकर है। और सेकंड पार्ट का जो टाइटल है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है मुकेश, जो कि बैंगल मेकर का बेटा है, ठीक है। इस वीडियो में हम पहले पार्ट को ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में वो जो लड़का है ना साहेब ए आलम, तो यहाँ पे नरेटर उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में बताती है, यानी कि वो लड़का कहाँ रहता था। वो बताती है कि वो जो लड़का था ना वो बांग्लादेश से आया हुआ है और उसका घर ढाका में था, यानी कि बांग्लादेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है ढाका, वहाँ पे वो रहता था। और वहाँ पे वो खेतों के बीच में रहता था, उसके घर के आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। पर वो अपना घर वहाँ से क्यों छोड़ा? क्योंकि बहुत टाइम पहले एक स्टॉर्म आया, ठीक है, तूफान आया और उसका घर वर सब उजड़ गया और उसके बाद उसे शिफ्ट होना पड़ा मजबूरी में बड़े सिटीज में, ताकि वो पैसा कमा के वो और उनकी फैमिली पैसे कमाकर जिंदा रह सके, यानी कि खाना खा सके और अपना लाइवलीहुड चला सके। फिर ऑथर बताती है कि उनके फैमिली में ये सब बात सब कोई भूल चुके हैं। तो अब मेन स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑथर देखती है कि वो जो साहिब होता है ना, वो जो लड़का होता है, वो कूड़ेदान से कुछ ढूंढ रहा होता है। तो ये देख के साहिब से वो पूछती है ऑथर कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तो साहिब बहुत ही लो टोन में जवाब देता है क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। और ये सुनते ही ऑथर उस लड़के से पूछती है कि तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? फिर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती से क्या पूछ दिया, क्योंकि वो तो एक रैक पिकर है। रैक पिकर का मतलब तुम लोग को पता है ना, कूड़े उठाने वाला समझ लो, वही होता ही है यार। रैक पिकर का मतलब होता है कूड़े उठाने वाला। तो फिर तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या पूछ दिया, एक रैक पिकर कैसे स्कूल जा सकता है? बट वो जो रैक पिकर होता है ना, यानी कि साहिब होता है, वो अच्छे से रिप्लाई देता है और कहता है कि वो स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके आसपास के शहर में कोई भी स्कूल नहीं है। और साहब ये भी बोलता है कि अगर उसके नेबरहुड में कहीं स्कूल बन गया तो वो जरूर जाएगा। फिर ऑथर मजाक में कह देती है कि अगर वो स्कूल बना दे तो क्या वो उनके स्कूल में आएगा? पर ये बात सुनते ही साहेब के फेस में बहुत ही अच्छी वाली स्माइल आ जाती है, वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो जरूर आएगा। फिर ये इंसिडेंट के कुछ दिन बाद वो जो लड़का होता है साहेब, वो दौड़ते हुए नरेटर के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है? तो फिर नरेटर बोलती है कि नहीं, एक स्कूल को बनने में काफी टाइम लगता है। फिर अंदर ही अंदर नरेटर जो होती है ना, सॉरी ऑथर जो होती है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा असेम्ड फील करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया है वो शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। फिर ऑथर बोलती है कि वो एक अकेली लेडी नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया है। इस जो ब्लीक वर्ल्ड में, यानी कि इस कलरलेस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो साहेब जैसे लोगों को झूठे प्रॉमिस करते रहते हैं, यानी कि गरीब लोगों को झूठे प्रॉमिस और दिलासा देते रहते हैं, जो कि वो कभी भी पूरा नहीं करने वाले। अब हमारी ऑथर बता रही है कि काफी टाइम तक साहेब को जानने के बाद वो साहेब से उसका नाम पूछती है। तो साहेब जो होता है वो अपना नाम रिप्लाई करता है, वो बोलता है साहेब ई आलम। तो फिर ऑथर बोलती है, मतलब अंदर ही अंदर सोच रही है और कह रही है, हम लोग को बता रही है कि अगर कोई इस बच्चे को इसके नाम का मतलब बताएगा तो इस बच्चे को खुद अपने नाम का मतलब पे यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहेब ई आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और साहेब को यकीन किस लिए नहीं होगा? क्योंकि वो एक रैग पिकर है और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एकदम उल्टा हो गया, मतलब राजा रंक वाला केस हो गया। उसका नाम जो है वो तो है राजा वाला, बट एक्चुअली में वो क्या निकला, रंक। रंक मतलब गरीब।
फिर हमारी ऑथर बताती है कि साहेब जो होता है ना वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा रोड पे घूमते रहता है और उनके जो दोस्त है ना मतलब उनके जो दोस्तों का ग्रुप है ना उसे हमारी ऑथर क्या बुलाती है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, क्योंकि कोई भी चप्पल या जूता नहीं पहनता है, सभी खाली पैर रोड पे घूमते रहते हैं ग्रुप में। फिर हमारी ऑथर बोल रही है कि वो जो साहेब का ग्रुप है ना वो बस दिन के टाइम में यानी कि सुबह के टाइम में दिखाई देता है लेकिन शाम के टाइम में गायब हो जाता है, बिल्कुल एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह जो कि दिन में दिखाई देती है पर शाम में कोई भी मॉर्निंग बर्ड्स नहीं दिखाई देता है। उसी तरह साहेब की जो आर्मी थी ना वो भी एकदम मॉर्निंग बर्ड की तरह ही थी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि 1 मंथ बीत जाता है, ठीक है, और वो अच्छे से साहेब और साहेब के दोस्तों को पहचानने लगती है, जानने लगती है। फिर एक दिन ऑथर जो साहेब के साथ जो बच्चे लोग घूमते रहते थे ना उनसे पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उनमें से एक रिप्लाई करता है और कहता है कि क्योंकि उसकी मम्मी सेल्फ से चप्पल उतार के उसे नहीं देती है। फिर उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल उतार के दे भी दे तब भी ये लड़का उस चप्पल को नहीं पहनेगा। फिर ऑथर रिकॉग्नाइज करती है कि ये बात जो लड़का बोल रहा था ना उसने जूता पहना हुआ था, पर वो देखती है कि वो जो जूता पहना हुआ था ना एक पैर में कोई और कलर का जूता था और दूसरा पैर में कोई और कलर का जूता था, यानी कि मैचिंग नहीं था। फिर वो पूछती है उस लड़के से कि तुमने ऐसा जूता क्यों पहना है, मतलब अलग अलग कलर का, अलग अलग पैर का। तो वो जो लड़का होता है ना वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। और वहीं पे एक लड़का और खड़ा होता है और वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि उसे भी जूता चाहिए पर उसने आज तक लाइफ में अपना एक भी जूता नहीं खरीदा होता है, यानी कि उसके पास एक भी जूता का पेयर नहीं होता है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि वो कंट्री के अलग अलग जगह पे ट्रैवल की है और उन्होंने जब भी किसी मतलब ऐसे लोगों से, ऐसे गरीब लोगों से पूछा है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो कभी भी वो ऐसा रिप्लाई नहीं करते कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर वो चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन है जिसमें जूता नहीं पहना जाता, यानी कि जूता पहनना अलाउड नहीं होता ऐसा ट्रेडिशन में। फिर ऑथर बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ये कोई एक्चुअल रीजन नहीं है बल्कि ये बस एक क्या बोलता है एक्सक्यूज है ताकि वो अपने एक्चुअल परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपा सके, मतलब सीधे शब्दों में बस अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। फिर हमारी ऑथर को एक स्टोरी याद आता है जो एक इंसान ने बताया था जिसका नाम था उदीपी, नाम याद रखना, ठीक है, उदीपी। वो इंसान ने बताया था कि जब वो छोटा था ना तब उसके फादर प्रिस्ट थे, ठीक है, उसके फादर क्या थे, प्रिस्ट, और वो जब भी स्कूल जाता था तब वो मंदिर के पास रुक के प्रे करता था कि भगवान प्लीज उसे एक पेयर ऑफ जूता दिला दे। और फिर ऑथर बता रही कि जब वो इंसान छोटा था उसके 30 साल बाद वो वापस से उस शहर को विजिट करने आई है। फिर ऑथर बता रही कि वो उसी टेम्पल को वापस से विजिट करती है और वो बताती है कि वो अब टेम्पल बहुत ही ज्यादा डिसोल्यूशन में था, मतलब वो टेम्पल मतलब उसके आसपास बहुत ज्यादा खाली जगह थी और उस टेम्पल को कोई देखने विजिट करने ज्यादा लोग नहीं आते थे, ठीक है, मतलब ना के बराबर लोग आते थे। फिर वो देखती है कि उस टेम्पल के पीछे प्रिस्ट रहते हैं और वो फिर देखती है ना कि एक बच्चा दौड़ते हुए आता है जो कि पूरे के पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में था, ठीक है, जूता पहना हुआ था, ड्रेस पूरा का पूरा पहना हुआ था और बैग भी टांगा हुआ था। वो दौड़ते हुए आता है और अपना बैग बेड पे फेंक के चला जाता है। फिर ऑथर को उस बच्चे को देख के वो बच्चे की याद आ जाती है जो वो 30 साल पहले जिसके बारे में, स्टोरी के बारे में उन्हें पता था। फिर वो बोलती है कि शायद अब उस बच्चे की प्रेयर को भगवान ने सुन लिया है और अब प्रिस्ट के बच्चों के पास भी जूते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक रैग पिकर जो होते हैं यानी कि कचड़े उठाने वाले लोग जो कचड़ा उठाते हैं वैसे, और उनके जो बच्चे होते हैं उनके पास जूते नहीं है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि बेयरफुट रैग पिकर से उन्हें एक प्लेस के बारे में याद आता है जिसका नाम है सीमापुरी, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। पर फिर वो बोलती है कि मेटाफोरिकली ऐसा वो इसलिए बोल रही है ना क्योंकि दिल्ली के जो जैसा लिविंग कंडीशन है, दिल्ली में जैसे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, और दिल्ली का जो टाउन है, बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग, पर सीमापुरी अगर कोई जाएगा ना तो लगेगा ही नहीं कि वो दिल्ली में है, उसे लगेगा कि वो दिल्ली से बहुत दूर आ चुका है, क्योंकि सीमापुरी जो जगह है ना वहाँ बहुत छोटे छोटे घर और मतलब समझ रहे हो ना, रैग पिकर्स जैसे लोग, यानी कि बहुत जो गरीब लोग हैं वहाँ पे वो लोग रहते हैं। फिर ऑथर बोल रही है कि सीमापुरी में जितने भी लोग रहते हैं ना वो लोग सब वहाँ पे इलीगली सेटल्ड है, यानी कि किसी का वो प्राइवेट प्लेस नहीं है, और वहाँ के ज्यादातर लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे और उसी जगह पे जाके सेटल हो गए, और जो साहब की फैमिली है ना उसी में से एक है। फिर ऑथर बताती है कि इन लोगों के आने से पहले वो जो सीमापुरी जगह था ना वो एक्चुअली बस एक बैरन लैंड था जहाँ पे कोई नहीं रहता था। फिर वो बोलती है कि ये अभी भी एक बैरन लैंड ही है पर यहाँ पे अब बहुत लोग रहने लगे हैं। फिर वो बताती है कि सीमापुरी में जो लोगों का घर जो बना हुआ है ना वो मड से बना हुआ है और जो रूफ है ना वो टिन और टारपोलिन से बना हुआ है, और वो बताती है कि वहाँ पे कोई अच्छा सा सीवेज सिस्टम नहीं है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, और वहाँ पे रनिंग वाटर यानी कि पानी भी नहीं आता है। पर वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं और वो लोग वहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं बिना कोई आइडेंटिटी कार्ड के।
हाँ, पर तुम लोग को पता है उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पर उनके पास राशन कार्ड है जो कुछ पॉलिटिशियंस ने उन्हें दिलवाए हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि पॉलिटिशियंस ने इनका भला क्यों किया। इनका भला नहीं किया, एक्चुअली उन्हीं का फायदा हुआ। राशन कार्ड के बदले ये उन्हें वोट देते हैं और उसके बदले में इन्हें राशन कार्ड मिलता है, जिससे ये अपने लाइवलीहुड को जी सकते हैं, यानी कि जो खाने का सामान है ना वो कम दाम में खरीद सकते हैं। और इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बस खाने के लिए 2 वक्त की खाना चाहिए, अच्छा सा, अच्छा बोलने के लिए 2 वक्त, 3 वक्त तक चाहिए किसी को भी। तो फिर इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बस खाना चाहिए और खाने के बदले ये वोट देते हैं। इससे पॉलिटिशियंस का भी फायदा और इनका भी फायदा। अलग बात है कि पॉलिटिशियंस का कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। हाँ, और एक बात, राशन कार्ड की वजह से ही इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। अगर राशन कार्ड इनके पास नहीं रहेगा तो ये वोट भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी ऑथर जो होती है ना, वो कुछ लेडीज से जो कि टाटर्ड साड़ी पहनी हुई होती है। टाटर्ड का मतलब क्या हुआ, गंदे और पुराने साड़ियां जो पहनी हुई होती है ना, वैसी लेडीज से वो जाके पूछती है कि आप लोग अपने घर छोड़ के यहाँ क्यों आए। अब अपने घर में आपके पास खेत था, आप वहाँ पे खेती करते, आप वहाँ पे भी तो रह सकते थे, फिर आप वहाँ छोड़ के यहाँ पे क्यों रहने आए। तो वो लेडीज लोग जवाब देती है कि वो वहीं रहेगी जहाँ पे वो 2 वक्त का खाना खा सके और रात में उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। और फिर वो बोलती है कि ऐसा लैंड जहाँ पे क्रॉप ही ना उगे, उससे अच्छा है कि ऐसा जगह रहे जहाँ पे उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके और उनकी फैमिली को भी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि इन्हीं लोगों के साथ साथ इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बचपन से पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं, यानी कि वो भी बचपन से ही कमाना नहीं, मतलब काम करना सीख जाते हैं और बचपन से ही काम करने लगते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को भी फीड कर पाए। और उस जगह पे यानी कि सीमापुरी में सभी लोग रैट पिकिंग करते हैं, क्योंकि उस जगह पे सर्वाइवल का मतलब ही होता है रैट पिकिंग। और फिर ऑथर बता रही है कि इन लोग के लिए रैट पिकिंग एक फाइन आर्ट्स की तरह बन गया है और इन्हें अब कचड़ों से मतलब घिन नहीं होती, बल्कि ये उनके लिए गोल्ड की तरह है, क्योंकि इससे वो अपनी फैमिली को फीड कर पाते हैं और अपनी लाइवलीहुड जी पाते हैं। और फिर साहेब ऑथर को एक बार बताते हैं, यानी कि साहेब जो बच्चा था ना, साहेब ई आलम, वो एक बार ऑथर को बताते हैं कि उन्हें कभी कभी गार्बेज के बीच से तो 1 रुपीज का कॉइन या कभी कभी 10 रुपीज का नोट भी मिल जाता है। और फिर ऑथर बता रही है कि जब इन जैसे बच्चों को 1 रुपीज का कॉइन या 10 रुपीज का जो नोट मिलता है ना, तब ये बच्चे भी अपने आप को और रोक नहीं पाते हैं और ढूंढने से, इसलिए वो गार्बेज को और ढूंढने लगते हैं इस होप में कि काश उन्हें और भी पैसा मिल जाए। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए, उन जो कूड़ा कचड़ा का जो मतलब होता है ना, वो दोनों अलग है। जैसे इनके पेरेंट्स के लिए वो गोल्ड जैसा है, यानी कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, वहीं इन बच्चों के लिए वो एक क्या बोलते हो, मिस्टीरियस थिंग है, रैप्ड इन वंडर्स है, जिसके अंदर से इन्हें अजीबोगरीब चीजें मिलती है, जैसे कि कॉइन्स, नोट्स। इसे ढूंढ के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि एक दिन सुबह में साहेब को वो देखती है एक फेंस डोर के पास खड़ा रहता है और साहेब क्या कर रहा होता है, वो लोगों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा होता है और साहेब कहता है कि उसे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद है। साहेब ये बता रहा है कि जब वो लोग जो खेलने आए ना टेनिस, वो लोग खेल के चले जाते हैं, तो वहां का जो गेटकीपर है ना, वो साहेब को थोड़ी देर के लिए अंदर घुसने देता है ताकि वो भी थोड़ी देर टेबल टेनिस खेल सके, यानी कि वो टेनिस बैट को स्विंग कर सके बस। उस दिन ऑथर एक और चीज नोटिस करती है कि उस दिन साहेब ने व्हाइट शूज पहन रखे थे। फिर वो एक और चीज बताती है कि वो उसने जो शर्ट और पैंट पहना था ना, यानी कि शर्ट और ट्राउजर, वो बहुत ही ज्यादा फेडेड था, बहुत ही ज्यादा गंदा था, लेकिन फिर भी उसने टेनिस शूज पहन रखे थे, जो कि बहुत ही अजीब बात है। फिर साहब बोलता है कि someone gave that to me, यानी कि एक बार एक लड़के ने मुझे ये जूता दे दिया। फिर ऑथर सोचती है कि वो लड़का जरूरी बहुत ज्यादा अमीर लड़का होगा जो कि यहाँ पे खेलने आया करता होगा और उसने उस जूते को साहब को इसलिए दे दिया क्योंकि उसमें से एक जूते में आगे में थोड़ा सा होल था, यानी कि थोड़ा सा कटा हुआ था। फिर ऑथर बोलती है वो अमीर लड़की की तो अलग बात है, पर साहिब जैसे लड़के के लिए वो होल वाला शूज भी एक सपने की तरह है जो कि आज उसका पूरा हो गया है। पर फिर ऑथर कहती है वो शूज तो अलग बात है, पर ये जो गेम वो लड़का देख रहा है, यानी कि साहिब देख रहा है, वो साहिब के लिए एक ऐसा सपना है जो शायद वो कभी पूरा भी नहीं कर पाएगा। और तुम लोग को अच्छे से पता है कि वो ऑथर ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि अगर टेनिस सीखना है तो उसके लिए कोचिंग जाना पड़ता है। अगर कोचिंग नहीं भी जानते तो प्रैक्टिस करने के लिए सामान चाहिए, जैसे टेनिस बैट, टेनिस बॉल, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनरोल होना पड़ेगा गेम्स में, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, खासकर रैक पिकर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर ऑथर बता रही है कि कुछ दिन बाद वो साहिब को देखती है कि वो एक दिन मिल्क वाला जो स्टील वाला होता है ना, उसे लेके जा रहा होता है। फिर वो बोलती है कि वो जब साहिब को ऐसे देखती है तो साहिब से पूछती है, तो साहिब बोलता है कि अब वो
जो रोड के किनारे एक टी स्टॉल है वहां पे वो काम करने लगा है। और साहब ये भी बताता है कि वहां पे काम करने के बाद उसे 800 रुपीज भी मिलते हैं और उसे काम करने के टाइम खाना भी दिया जाता है। फिर ऑथर साहब से पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, यहाँ पे ऑथर बता रही है कि जब वो उसका केयरफ्री लुक देखती है ना, तब उन्हें लगता है कि वो जो स्टील कैनिस्टर है वो काफी ज्यादा हेवियर है जो उससे पहले वो काम करता था, यानी कि प्लास्टिक के वो जो झोला में कचड़ा लेके भर के जो घूमता था ना, उससे ज्यादा हेवियर तो वो स्टील कैनिस्टर है। पर एक्चुअली में तुम लोग को पता होगा कि स्टील कैनिस्टर उतना भी भारी नहीं है जितना वो पहले उस प्लास्टिक में गार्बेज लेके घूमता था। पर यहाँ पे ऑथर ऐसा इसलिए बोल रही है ना क्योंकि उनके हिसाब से कि पहले वो बिल्कुल फ्री था, वो कुछ भी कर सकता था, वो अपने मर्जी से पैसा कमाता था उस गार्बेज को बेच के, पर अब उसे एक इंसान के अंदर काम करना पड़ रहा है जो उसे ऑर्डर्स देगा। और चैप्टर के एंड होते होते, चैप्टर नहीं आई मीन फर्स्ट पार्ट के एंड होते होते वो ऑथर ये कहती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यार प्लीज चैनल को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।